देखिए क्रिया 4 नंबर अपने जो विकारी शब्द हैं उनमें चौथा है क्रिया। सबसे पहले बात करेंगे कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि कुछ धातुएं ले लेते हैं अपन एक दो, जैसे पठ, गम आदि। यानी कि क्रिया का जो जैसे पढ़ना, उसमें मूल धातु है पठ, जाना उसका यानी गम, यानी कि गमन करना। मूल धातु रूप को क्या कहते हैं हम? यानी कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। यानी कि उसमें मूल रूप से क्या रहती है? लास्ट में धातु रहती है और उसी से क्या बनती है? क्रिया बनती है। और जो धातु रूप होते हैं अगर उनमें आप पीछे ना जोड़ दो, क्या जोड़ दो? ना, तो क्या बन जाएगा? क्रिया का साधारण रूप बन जाएगा। जैसे हम पढ़ में अगर ना जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा अपने? पढ़ना। जैसे मान लो हंस में अपन ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हंसना। मान लीजिए अपन हंस के बाद एक और अपन दौड़ में ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दौड़ना। खेल में ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? खेलना आदि। ये सामान्य रूप है क्रिया के, ये क्रिया के सामान्य रूप है। यानी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पट, गम आदि बहुत सारी धातुएं हैं और उनसे जो उनके धातु रूप के पीछे अगर ना जोड़ दिया जाए तो उसे क्रिया का एक सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ना, खेलना, लिखना, हंसना, दौड़ना आदि, ये इसके रूप बन जाते हैं। फिर हम बात करें कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो सीधी सी बात है, आप पता, क्रिया का मतलब होता है काम करना। काम करना क्रिया का रूप मतलब क्या होता है? एक तरह से काम करना। कि हम जिस भी शब्द को पढ़ें और उसे हमें यह भाव आए कि इससे कोई काम होने का भाव पता चल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। यानी कि वो शब्द, यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या किसी कार्य का किया जाना, किसी कार्य का किया जाना प्रकट हो। कार्य का होना या कार्य का किया जाना, या तो कार्य अपने आप हो रहा हो या कोई व्यक्ति उस कार्य को कर रहा हो, वही क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। तो परिभाषा यही है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या किया जाना प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। देखो कार्य का होना कैसे होता है? जैसे आज बहुत ही अच्छा वार है तो मैं यहां लिख देता हूं जैसे कि आज मंगलवार है, तो इसमें आपको क्रिया कहीं नजर नहीं आएगी अगर देखोगे तो। लेकिन एक कार्य हो रहा है, चल रहा है, भाई आज मंगलवार है, कुछ कार्य तो हो रहा है ना, मंगलवार का होना ही है। यानी कि कार्य का होना, क्या लिखा हमने? कार्य का होना। तो ये है ना, यही क्रिया है यहां पर। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है। फिर देखो इधर मैं कहूं कल सोमवार था, तो यहां भी कार्य का होना पर अपने आप कार्य कुछ हो तो रहा है ना यहां पर, तो था ये क्या है? क्रिया है। नंबर 3, कल बुधवार होगा, तो ये भी कोई तो क्रिया हुई ना। भाई कल क्या वार होगा? बुधवार होगा, तो है, था, होगा, इनमें भी क्रिया होती है। ये भी कोई कार्य का होना प्रकट हो रहा है यहां पर, ठीक है। अब मान लो कार्य का किया जाना, जैसे अपन कहें कि रमेश खाना बना रहा है, रमेश खाना बना रहा है, तो अपने आप इसमें तो पता चल गया खाना बनाने का काम हो रहा है, यानी कि कार्य का किया जाना प्रकट हो रहा है यहां पर। रमेश खाना बना रहा है। दूसरा है जैसे गुरुजी ने छात्रों को पढ़ाया, तो ये पढ़ाना किसी के द्वारा कार्य को किया जाना प्रकट हो रहा है यहां पर। सिंपल सी बात है, क्रिया कोई काम होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। या तो अपने आप से तो हो,
कार्य का होना अपने आप, या फिर कोई व्यक्ति कार्य को करे, वो क्या गलत है अपने उसमें शब्द जिसे ना जुड़ा दे, पढ़ना, भाई या लगा ना पढ़ाया, लेकिन इसमें अगर मूल अगर ना जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, पढ़ना। तो क्या है, एक काम हो रहा है ना, पढ़ाने का काम हो रहा है। एक उदाहरण और देख लो आप, तीसरा उदाहरण है अपने, श्याम ने खाना खा लिया। अब यहां पर भी कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खाना खाने का। अब खाना खाएंगे तो कोई काम करें, क्रिया तो होगी ना, कोई वो एक ना एक क्रिया तो उसमें होगी सही। तो ये अपने यहाँ पर देखा कि क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या किसी कार्य का किया जाना प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम क्रिया के जो कुछ भेद हैं उनमें, कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। किस आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक तो होती है आपकी बहुत सिंपल अकर्मक क्रिया, सभी जानते हैं नहीं, बस इनमें क्वेश्चन कैसे आता है उसको आपको करना है। और दूसरी होती है आपकी, दूसरी होती है आपकी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये नाम ही बता रहे कि हम क्रिया है, कौन सी क्रिया है। अ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब कर्म, कोई कर्म हो वाक्य में, और स का मतलब साथ में, तो जिसमें कर्म नहीं हो अकर्मक, और जो कर्म के साथ में हो उसमें कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्म। अकर्मक और सकर्मक। इसमें फिर सकर्मक क्रिया के और भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद और होते हैं, जैसे एक कर्मक, यानी कि जिसमें एक ही कर्म हो। दूसरी होती है द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हो। फिर द्विकर्मक के भी दो भेद होते हैं, गौण कर्म और प्रधान कर्म। गौण कर्म और प्रधान कर्म। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में, एक कर्म वाली एक कर्म, दो कर्म वाली दो कर्म। और द्विकर्मक में भी गौण कर्म होता है और प्रधान कर्म होता है। दो कर्म होंगे ना, तो उसमें एक तो होता है गौण कर्म और एक होता है उसमें प्रधान कर्म। सबसे पहले बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया की परिभाषा है कि जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता हो। जिस क्रिया का प्रभाव केवल किस पर पड़ता हो, कर्ता पर, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता हो, किसी और पर नहीं पड़ता हो, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे पहला उदाहरण ले ले अपने यहां कि राम दौड़ता है। अब आपको देखना है इसमें कि राम दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है यहां पर। अब राम दौड़ेगा तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, वही तो थकेगा, राम ही तो थकेगा कि दूसरा सामने वाला थकेगा। राम दौड़ रहा है तो राम ही थकेगा। कोई वस्तु के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है क्या, भाई रोड थोड़ी खुद रहा है उससे दौड़ने पर, मैं रोड को खोदता चला रहा हूं रोड, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है। यानी कि आपको ये देखना है कि प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है क्रिया का। ये क्या राम करता है, तो दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यहां पर कर्ता पर। तो इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक। वो पूछेगा राम दौड़ता है, रेखांकित पद में कौन सी क्रिया है, अकर्मक सकर्मक, तो आपको लगाना है अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखो इसका, श्याम हंसता है। अब श्याम हंसता है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। अरे भाई इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, श्याम के ऊपर ही तो पड़ रहा है। भाई तो हंस तो माँ का है फर्क पड़े। श्याम हंसता है, श्याम रोता है, श्याम नहाता है, श्याम सोता है, सुतो रहो। भाई अपने क्या फर्क पड़ रहा है, वो सो रहा है तो सो रहा है, भाई उसके ऊपर ही फर्क पड़ रहा है। वो रो रहा है तो वो भी रो रहा है, अपने क्या जा रहा है। यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे, अकर्मक क्रिया। जैसे एक और ले उदाहरण आप, कपिल नहाता है। अब तू नहा तो रमा गए,
हाँ ना है धन भरी पानी ढूंढा ना है जा माँ कहीं फर्क पड़े तारे लागू 3 लागू 6 लागू मैं तो लागू। तो कपिल नहाता है, तो नहाना क्या है यहाँ पर अकर्मक क्रिया, नहाना क्या है अकर्मक क्रिया। जैसे एक और उदाहरण ले आप कि बच्चा रोता है, रोया जा रोया जा माँ का फर्क पड़े ना खा रोया जा माँ का। तो जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर, ये क्या है कर्ता है काम करने वाले हैं, इनके ऊपर पड़ रहा हो और किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म कहाँ है भैया, तो वह करता है या ये करता है या फिर क्रिया है, बस कर्म कहाँ है यहाँ पर। अगर मैं कहूं कि राम छत पर दौड़ता है तो ये कर्म मतलब छत के ऊपर, छत पर प्रभाव। और यहां देखो अपन कहें इसको ले ले आप ये नहाने वाला कि कपिल साबुन से नहाता है, तो कर्म आ गया वहां पर साबुन, साबुन कर्म आ गया वहां पर, लेकिन हमने कहा नहाता है, रोता है, हंसता है, दौड़ता है, तो ये क्या है सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ये तो हुई अपने अकर्मक क्रियाएं। फिर आता है अपने कि कुछ अकर्मक क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया में भी बदल सकते हैं। तो यहां देखो यहां बता देता हूं कि अकर्मक क्रियाओं को कैसे सकर्मक क्रिया में बदल सकते हैं, अकर्मक और यहां देखो आप सकर्मक, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके अपन अकर्मक को सकर्मक बना सकते हैं। जैसे यहां ले लेते अपन दौड़ता, ये वाला ले लो दौड़ता, दौड़ता का हम करते हैं दौड़ाता। राजकुमार कपिल को दौड़ाता है, राजकुमार कपिल को दौड़ाता है, तो राजकुमार तो क्या हो गया यहां पर करता हो गया, लेकिन किसको दौड़ा रहा है वो कपिल को दौड़ा रहा है, तो यानी कि दौड़ता का हो जाएगा दौड़ाता, यानी कि दूसरे के कहने पर काम कर रहा है वो। अगर वो कहे खुद दौड़ता है तो खुद के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब दूसरा काम करवाएगा तो उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी सकर्मक। जैसे अपन लिख ले हंसता, अब मैं कह दूं हंसाता, यहां तो लिखा श्याम हंसता है, लेकिन हम कहें कि राम श्याम को हंसाता है, हंसाता है यानी कि दूसरा कर रहा है उसे, दूसरा उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो हंसाता हो गया। जैसे यहां है नहाता, नहाता तो नहाता का अपन ले सकते हैं नहलवाना, मां बच्चे को नहलवाती है, माँ बच्चे को नहलवाती है, यानी कि नहलवाती है, माँ बच्चे को नहलाएगी तो माँ का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जैसे और ले लो आप रोता का भी ले सकते हैं, रोता का बना लो, रोता का हो जाएगा ये इसको रुलाता है, हाँ यहाँ तो लिखा था ना बच्चा रोता है, लेकिन माँ पिता बच्चे को रुलाता है, पर पिता बच्चे को रुलाता है, यानी कि दूसरे का प्रभाव पड़ गया अब इसके ऊपर। तो देखो दौड़ता से दौड़ाता हो जाता है, हंसता से हंसाता, नहाता से नहलवाना और रोता से रुलाता। तो यानी कि जब क्रिया के ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता है तो क्रिया अकर्मक न रहकर क्या हो जाएगी फिर वो सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया से हम सकर्मक क्रिया भी बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम सकर्मक क्रिया की ओर। तो देखिए सकर्मक क्रिया उसके 2 भेद लिखे हमने, सकर्मक क्रिया के कितने भेद लिखे 2 भेद लिखे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो यही है कि जिसमें कर्म हो, जिसमें क्या हो कर्म हो, कि जिस वाक्य में कर्ता के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा हो या उस वाक्य में कर्म मौजूद हो तो वो क्या कहलाएगी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। फिर आगे देखिए जैसे एक और बात कर सकते हैं हम कि जिस वाक्य में कर्म मौजूद हो तो कर्म की आवश्यकता हो, हमें लगे कि इसमें कर्म होना चाहिए। कई बार क्या होता है कर्म नहीं देता लेकिन वो सकर्मक क्रिया होती है, उसमें कर्म की आवश्यकता मौजूद हो, कर्म होना चाहिए ऐसा लगे तो उसे भी हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसका सबसे बढ़िया तरीका है पहचानने का कि यदि किसी वाक्य में अपने को पता करना है कि सकर्मक क्रिया है या नहीं, तो उस वाक्य में हमें बस ये याद रखना है, ये शब्द लगाइए, आप क्या करो प्रश्न बना लो उस वाक्य का, क्या और किसको। कोई वाक्य दिया और उसमें पूछा कि इसमें सकर्मक क्रिया है या नहीं, तो आपको क्या करना है उसका प्रश्न बना लेना है। अगर उसमें क्या या किसको में से किसी का भी उत्तर मिल जाए तो समझ लेना वो क्रिया उसमें कौन सी क्रिया है सकर्मक क्रिया। जैसे अपन पहला उदाहरण लेंगे कि मनीषा पढ़ रही है,
अब इसका प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा कि मनीषा क्या कर रही है। मनीषा क्या कर रही है, यानी कि पढ़ना क्रिया है। उसने पूछा भाई पढ़ना अकर्मक है सकर्मक क्रिया, तो आप तो वाक्य का प्रश्न बना लो कि मनीषा क्या कर रही है। उत्तर मिल गया अपने को, मनीषा पढ़ रही है। अगर उस वाक्य में उत्तर मिल रहा हो तो समझ लेना वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो मनीषा पढ़ रही है, तो पढ़ शब्द कौन सा है इसमें, सकर्मक क्रिया है। फिर दूसरा उदाहरण लेंगे अपन, गीता गा रही है। गीता तो गा रही है में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि गाने के ऊपर तो प्रभाव पड़ रहा है ना, कुछ तो गा रही है। तो गीता गा रही है, तो अपन बनाए कि गीता क्या कर रही है, गीता गा रही है। गीता क्या कर रही है, तो गीता गा रही है। फिर एक और उदाहरण लो आप, जैसे बालक ने सांप को मारा। बालक ने किसको मारा, सांप को। तो मारना है क्रिया तो, लेकिन हमें यहां पर इससे पता चल रहा है कि किसको मारा, सांप को मारा। भाई क्रिया तो क्या है, पढ़ना है, यहां पर यहाँ गाना है, लेकिन यहां पर हमने कहा बालक ने सांप को मारा, तो यहां किसका उत्तर मिला अपने को, किसको का। अगर क्या और किसको का आपको उत्तर मिल जाए वाक्य में तो समझ लेना वहां सकर्मक क्रिया है, और नहीं मिले तो समझ लेना वहां पर कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। बस ये याद रखना है आपको। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे दिनेश कपड़े धो रहा है। वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक, कौन सी क्रिया है, सकर्मक। क्यों है सकर्मक क्रिया, कि दिनेश कपड़े धो रहा है। अब इसका प्रश्न बनाएंगे हम कि दिनेश क्या धो रहा है, दिनेश कपड़े धो रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म की आवश्यकता हो, जिसमें कर्म मौजूद हो, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं, यानी कि कर्म मौजूद ही नहीं हो, कर्म की आवश्यकता भी नहीं हो, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ता, कर्ता पर पड़ता हो, किस पर पड़ता हो, कर्ता पर, वो तो होगी अपने अकर्मक। और जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के किस पर पड़े, कर्म पर, वो क्या कहलाएगी अपने सकर्मक क्रिया। तो इसमें दो भेद, एक कर्मक द्विकर्मक। तो ये अपने पहले तो पढ़ा कि सकर्मक क्रिया क्या है, क्या और किसको लगाकर देख लें आप, तो जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया को भी हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। अब इसको देखिए आप, एक कर्मक और दो कर्मक को कैसे करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भाग किए अपन ने, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, एक कर्मक यहां लिख देता हूं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो वो तो एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म हो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जिसमें एक कर्म होगा वो एक कर्मक कहलाएगी, जिसमें दो कर्म होंगे वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे इसका एक उदाहरण ले ले अपन, जैसे राजीव पत्र लिखता है, तो एक ही कर्म है इसमें, लिखना तो यहां क्रिया है और कर्म क्या है, पत्र, एक ही है। तो राजीव क्या करता है, पत्र लिखता है। यानी कि इसमें आपको किसका उत्तर मिलेगा, एक ही उत्तर मिल रहा है ना आपको कि राजीव क्या लिखता है, राजीव पत्र लिखता है। यानी कि एक कर्मक क्रिया, एक ही कर्म है इसमें। अब मान लो अपन द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण लें, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो क्या का उत्तर मिला, इसमें आपको क्या और किसको दोनों का उत्तर मिलेगा, क्योंकि दो कर्म जब भी तो होंगे इसमें। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं अपन एक, कि अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने क्या किया, छात्रों को पाठ पढ़ाया। अब देखो इसमें प्रश्न बनाया कि अध्यापक ने किसको क्या पढ़ाया। भाई पढ़ाना तो क्रिया है, लेकिन वो करा कि किसको, तो यहां पर तो अपने को किसको का उत्तर मिल गया, और क्या पढ़ाया, यहां पर क्या का उत्तर मिल गया। दो कर्म है इसमें, छात्र और पाठ, छात्र और पाठ, इसलिए कौन सी क्रिया कहलाएगी अपने द्विकर्मक क्रिया। यानी कि वो क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं,
और वह क्रिया जिसमें क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल जाता हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो अध्यापक ने किसको क्या पढ़ाया, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्म। दो कर्म प्रधान है इसमें। अब बात आती है अपने आगे कि द्विकर्मक के अलावा जो प्रधान कर्म और गौण कर्म होते हैं उनको कैसे समझा जाए। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। किसमें इंक डालना राजकुमार। प्रधान कर्म और गौण कर्म, एक तरफ तो हम लिखेंगे प्रधान कर्म, एक तरफ लिखेंगे गौण कर्म। दोनों में क्या अंतर होता है वो अंतर लिखा दूं मैं आपको पहले। प्रधान कर्म और गौण कर्म में क्या अंतर है देखिए। प्रधान कर्म में और गौण कर्म में दोनों में 4 मुख्य अंतर पाए जाते हैं। कितने अंतर पाए जाते हैं, 4 मुख्य अंतर पाए जाते हैं। अब कौन कौन से देखो। जो प्रधान कर्म होता है वो अप्राणीवाचक होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं निर्जीव होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, निर्जीव। अप्राणीवाचक या निर्जीव होता है, विभक्ति रहित होता है, इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। फिर आप इसमें कह सकते हो एक कि क्या का उत्तर होता है, क्या का उत्तर होता है, क्या का उत्तर होता है। और दूसरा इसमें क्रिया के पास होता है। ये 4 भेद हैं इसके कि जो प्रधान कर्म होता है यही वास्तविक कर्म कारक भी होता है, वास्तविक कर्म भी कह सकते हैं। अब आ जाओ गौण कर्म या वास्तविक क्या होता है, संप्रदान कारक, वास्तविक संप्रदान। देखो अब इसके अपोजिट कर दो चारों को, इन चारों को अपोजिट कर दो। निर्जीव का क्या हो जाएगा, हाँ इसमें अपन लिख सकते प्राणीवाचक, प्राणीवाचक या क्या होता है ये सजीव होता है, ठीक है। विभक्ति रहित होता है तो ये क्या हो जाएगा, विभक्ति सहित हो जाएगा, विभक्ति सहित। क्या का उत्तर होता है, लेकिन ये किसको का उत्तर होता है, किसको का उत्तर। ये क्रिया के पास होता है, ये क्रिया से दूर होता है, क्रिया से दूर होता है। अब देखिए इन दोनों चीजों को आप यहां मैं 4 उदाहरण लिखूंगा, उनसे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं अपन इसमें, इसमें 4 उदाहरण लेंगे, 3-4 उदाहरण। पहला लिखेंगे अपन, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ठीक। दूसरा उदाहरण देखो, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। तीसरा उदाहरण ले सकते हैं, रमेश ने ब्राह्मणों को दान दिया। अब देखिए तीनों को आप समझना, इसमें क्या है, पढ़ाना तो क्रिया है, यहां पर देना क्रिया, यहां पर भी दिया क्रिया है, लेकिन इनमें सब में 2-2 कर्म हैं। क्या है, इनमें द्विकर्मक क्रिया है। जैसे हमने कहा कि अध्यापक ने किसको क्या पढ़ाया, दोनों का उत्तर मिल रहा है। डॉक्टर ने किसको क्या दी, दोनों का उत्तर मिल रहा है। यानी कि जहां पर किसको और क्या दोनों का उत्तर मिलेगा वो कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। रमेश ने किसको क्या दिया, किसको क्या दिया। अब समझिए, हमने पढ़ा कि कर्म के आधार पर प्रधान कर्म और गौण कर्म, द्विकर्मक क्रिया के 2 उपभेद किए हमने, प्रधान कर्म
और गौण कर्म। प्रधान कर्म वास्तव में कर्म कारक होता है, कर्ता ने कर्म को कारक पढ़ते हैं ना अपन, और गौण कर्म वास्तव में संप्रदान कारक होता है, संप्रदान के लिए, यानी कि दूसरों के लिए जो काम किया जाता है वो संप्रदान कारक में आता है। तो गौण कर्म कौन सा है और प्रधान कर्म कौन सा है, इसको कैसे पहचाने? अगर वो ये वाक्य दे दे कि बताओ इसमें गौण कर्म कौन सा है, इसमें प्रधान कर्म कौन सा है, तो कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखो, अप्राणीवाचक या निर्जीव, जो प्रधान कर्म होगा अप्राणीवाचक होगा, तो पाठ अप्राणीवाचक है, निर्जीव भी है, विभक्ति रहित, कोई विभक्ति नहीं है। क्या का उत्तर, जैसे अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया, तो ये क्या का उत्तर है, क्या का उत्तर है। और क्रिया के पास, पढ़ाना क्या है, क्रिया, तो इसके पास है या दूर है, इसके पास में, तो ये कौन सा कर्म होगा अपना, पाठ प्रधान कर्म। अब इधर देखो गौण कर्म कौन सा, ये वाला है। अब इसको कैसे पहचाने, यहाँ देखो आप, प्राणीवाचक अथवा सजीव होता है, तो छात्र प्राणीवाचक है या नहीं, सजीव भी है या नहीं है। यहाँ देखो विभक्ति सहित, छात्रों को, छात्र से छात्रों बन गया, विभक्ति है, इसके साथ में विभक्ति लगी हुई है। किसको का उत्तर होता है, अध्यापक ने किसको पाठ पढ़ाया, तो किसको का उत्तर क्या है, छात्रों को, तो ये किसको का उत्तर हो गया। और क्रिया से दूर होता है, देखो क्रिया यहाँ है लेकिन ये कहाँ पर है, इतनी दूर है, तो क्रिया से दूर होता है। और जो क्रिया के पास होता है ना, वो तो प्रधान कर्म होता है। ये कुछ पहचानने के तरीके, वहां प्रश्न आ जाएगा ऐसे वाक्य देखिए, रेखांकित शब्द में कौन सा कर्म है, प्रधान कर्म या गौण कर्म, और ये चीज आपको कारक पढ़ने में भी काम आएगी। वास्तविक कर्म ये होता है, और जो लास्ट में यहाँ आता है वो कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। तो ये इसमें देखो, अब आप, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, अब रोगी क्या है यहाँ पर, प्रधान कर्म, सॉरी रोगी क्या है यहाँ पर, डॉक्टर ने किसको क्या दिया, हाँ रोगी क्या है यहाँ पर, गौण कर्म, और दवा क्या है यहाँ पर, प्रधान कर्म। ये तो प्रधान कर्म, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं गौण कर्म, ये भी क्या है, गौण कर्म, और यहाँ भी लिख सकते हैं अपन, रमेश